हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का प्रथम पाठ लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देखकर इस पाठ को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो वो अपने मतलब उस गांव जाता था लेखक, तो वो बदलू जो मिलता था उसे वो मामा क्यों नहीं कहता था? जबकि मामा का गांव है तो मामा ही कहना चाहिए ना। तो वो क्यों कहता था उसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों वो काका कहता था और क्यों मामा नहीं कहता था। वो इसलिए कि लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू मनिहार, मनिहार बोलते हैं चूड़ी वाले को, चूड़ी जो पहनाता है, उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए वो उसे बदलू काका ही कहता था, बल्कि मामा नहीं कहता था। समझ में आया ना? आगे का दूसरा प्रश्न कहेंगे, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? अब आप जैसा कि आप जानते हैं वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो उसी के बारे में इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले अन्य वस्तु देना। जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं, उसके बदले में पैसे ना दे करके कोई अन्य वस्तु दे दें, तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। लेकिन आजकल वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। आगे बढ़ते हैं, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग कौन सा युग है? यह जो हम जिसमें रह रहे हैं वह मशीनी युग है, क्योंकि इसमें अधिकतर सारे काम मशीनों से के द्वारा ही काम किए जाते हैं। बहुत कम होता है कि लोग अपने हाथों से कर रहे हैं। हर चीज़, मसाले पीस रहे हैं तो मशीनों से, घर में अगर कपड़े धो रहे हैं तो मशीनों से, हर चीज़, किसी भी चीज़ का नाम लो मशीनों के द्वारा ही किया जाता है, उसे होते हैं मशीनी युग। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों का प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। इस बेरोजगारी से मशीनों के होने के कारण हो गई है। जिस काम को पहले 10 व्यक्ति करते थे, अब एक अकेली मशीन उस काम को कर देती है। उससे कई लोग बेकार हो गए हैं, या यूं कहें कि उनके हाथ कट गए। भाई उन्हें काम नहीं मिलेगा, सारे काम मशीन करेगी तो उनके हाथ ही कट गए, बेचारे कुछ नहीं करने को मिल रहा है उन्हें। अतः लेखक का कथन लघु उद्योग करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। वो कहता है, लेखक यही कहना चाहता है कि जो छोटे छोटे उद्योगों को करके लोग अपना पेट भरते थे वो भी अब बंद हो गया, जिससे इंसान बेरोजगार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी। उसका जो रोजगार था क्या था? चूड़ियाँ बनाना, और वो बनाता था और लोग उसे खरीदते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया था, जो लेखक से छिपी ना रह सकी। इसलिए लेखक कहता है, इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं, जिसका अर्थ है कि मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लाखों के रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? अब मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बदलू वही है जो बदलू काका थे, तो उनके जीवन में क्या बदलाव आया था? तो मशीनी युग आने के बाद बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। उसकी गाय बिक गई थी। उसका शरीर ढल गया था। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। साथ ही साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। फसली खांसी का मतलब होता है कि जब फसल के टाइम पर जो खांसी एकदम होती है ना, कटाई होती है, उस समय पर करते करते काम को करते करते अधिकतर कटाई के टाइम खांसी हो जाती है, उसी को बोलते हैं फसली खांसी, जो कि टाइम के साथ चली जाती है। इन सब का प्रमुख कारण उसके पास रोजगार का ना होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कहानी से आगे। प्रश्न 1,
आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उनके विषय में लिखिए। तो आपने भी कोई कारीगरी बनाते हुए जो भी प्रयास किया आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। हिंदी में ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है हमें कि हम उसमें अपने शब्दों को दे सकते हैं। अब जैसा कि इसमें मैंने उत्तर दे रही हूँ कि मैंने मेले बाजार में मिट्टी के बने रंग बिरंगे खिलौने बिकते देखे थे। इन्होंने मेरे मन को आकर्षित किया। मैंने खिलौने बनाने के लिए कुम्हार से गीली चिकनी मिट्टी कुम्हार से ले ली और उन्हें बनाने का प्रयास किया। बाद में मैंने इस कला को अपनी बहन से सीखा और अब मैं अच्छे से खिलौने बना लेता हूँ। वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ देखें और उसे बनाने की खुद से कोशिश करें तो क्या उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे मन में उस कला को सीखने की इच्छा हुई है, उस कारीगरी को सीखने की इच्छा हुई है, उसी के प्रयास को हमें यहाँ लिखना है। प्रश्न 2, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, याद कीजिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, गुजरात तथा बिहार राज्यों में सर्वाधिक होता है। लाख से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। घर सजाने के लिए सुंदर वस्तुएं भी लाख से बनाई जाती हैं। महाभारत का लक्षागृह लाख के कारण ही अति सुंदर बना था। लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। इनमें चूड़ियाँ, कंगन आदि मुख्य रूप से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुमान और कल्पना। इसका प्रश्न 1 है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? उत्तर है, घर में मेहमान के आने पर हम उनका सत्कार बड़े ही आदर भाव के साथ करेंगे। उन्हें सम्मानपूर्वक घर में बिठाएंगे, प्यार और मधुरता के साथ उनसे बातें करेंगे, उन्हें जलपान कराएंगे। वैसे भी वेदों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है, अतः उसकी सेवा एवं सम्मान कर अपना कर्तव्य निभाएंगे। अतिथि के आने पर हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। इसी का प्रश्न 2 है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है वो लिखना है। तो आप छुट्टियों में किसी न किसी के घर तो जाते होंगे ना, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा है इसमें कि मुझे छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। सभी बच्चों को ये अच्छा लगता होगा। वह एक ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ का वातावरण अद्भुत और निराला होता है। गांव के चारों ओर हरे भरे वृक्ष उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। फलों का बगीचा सोने पर सुहागे का काम करता है। वहाँ की दिनचर्या हमारे यहाँ की दिनचर्या से एकदम अलग है। वहाँ सुबह सुबह पशुओं को तबेले से बाहर निकाला जाता है, फिर दूध निकालने के लिए उन्हें डेयरी ले जाते हैं। उसके बाद तालाब पर ले जाकर पशुओं को नहलाते हैं। घर में रखे दूध का मक्खन और पनीर बनाना अद्भुत लगता है। ये सारे कार्य हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या से एकदम अलग और अनोखे होते हैं। प्रश्न 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, यह पूर्णतः सत्य है कि मशीनी युग में प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। इसी परिवर्तन का एक अनूठा और अनोखा उदाहरण मुझे मेरे घर के पास देखने को मिला। उदाहरण भी ऐसा जैसे देखकर मैं दंग रह गया। सामने वाले घर में वर्मा जी रहते हैं। वह एक कार लेकर आए जो पेट्रोल डीजल के बिना ही चालू हो जाती थी। मात्र एक बटन दबाओ और जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ना जेब पर अधिक जोर की आवश्यकता और ना ही पैरों को कष्ट देने की आवश्यकता, बस उसे बिजली से चार्ज करना पड़ता है। यह परिवर्तन मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रश्न नंबर 4 हिंदी है। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। प्रतिदिन नए नए आविष्कार और चीज़ें प्रचलन में आ रही हैं। बाजार पहले की तरह संकुचित और छोटा नहीं रहा। अब इसका रूप दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। लोगों की रुचि में विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के सामान की डिज़ाइनों में परिवर्तन के कारण है। किसी को वस्तु का आकार छोटा या बड़ा अच्छा लगता है, तो किसी को रंगों में विविधता पसंद होती है। कोई उसे घर में रखना चाहता है तो कोई सदा अपने साथ ले जाना पसंद करता है। इसलिए उनके डिज़ाइनों की ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर
5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और इसके आधार पर लेख तैयार कीजिए। आज के मशीनी युग में होने वाले बदलाव का प्रभाव हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ना कि मशीनी युग में कितना बदलाव आता जा रहा है कि हमारे हर चीज़, खाने पीने की चीज़ में, रहने की चीज़ों में, कपड़े में भी कितना हम लोग चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, बदलाव आता हुआ देख रहे हैं। इस बदलते परिवेश और वातावरण को ध्यान में रखते हुए हमने परस्पर बातचीत, लेकिन सभी के मतों में भिन्नता थी। कुछ लोग आज फास्ट फूड को उचित ठहराते हैं और समझते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड ही उत्तम भोजन है, जबकि कुछ लोग इसे शरीर के लिए हानिकारक मानते हैं। उनके अनुसार फास्ट फूड शरीर को गलाने और बिगाड़ने का काम करता है और यह पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है जो दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है। खान पान के समान ही हमारे रहन सहन में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज के समय में मनुष्य एकदम आराम और सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहता है। उसके लिए वह दिन प्रतिदिन नई नई खोज और आविष्कारों में लगा हुआ है। कुछ लोग इसे उचित मानते हैं तो कुछ लोगों का मानना है यह मानव को कामचोर और आलसी बनाने का काम है। मेहनत और प्राकृतिक वातावरण सबसे उत्तम और लाभदायक है। खान पान व रहन सहन के साथ साथ कपड़ों में भी परिवर्तन आ रहा है। पहले जहाँ साड़ी, कुर्ता, धोती जैसे भारतीय परिधानों का बोलबाला था, वहीं अब इनके स्थान पर कमीज, पैंट, स्कर्ट जैसे आधुनिक परिधान लेते जा रहे हैं। इस पर भी समाज दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोगों के विचार ये बदलते समय की आवश्यकता है, जबकि कुछ लोग इसे पाश्चात्य सभ्यता का कुप्रभाव मानते हैं। कुछ भी हो, समाज का यह स्वरूप अवश्य विचारणीय है, जिस पर हमें गहन चिंतन और मनन करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम भाषा की बात। भाषा की बात में दिया हुआ है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। इसका उत्तर है व्यंग वाक्य। अब पहले जैसी औलाद कहाँ, इसमें व्यंग है। व्याख्या क्या दिया है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुंह से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि जिससे उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। तो आपने देखा ना कि अब पहले जैसी औलाद का, आपने अधिकतर देखा होगा पहले की बुजुर्ग या जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, आप कहते हैं ना अपने बच्चों के सामने जब भी खड़े होते हैं, कोई बात से परेशान हो जाते हैं, तो यही कहते हैं ना, पहले जैसी औलाद का। यानी कि पहले ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, अब कम देते हैं या उनका कहना नहीं मानते हैं या उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। उसके लिए एक व्यंग तौर पर ताना से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। क, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। ग, भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं हमें चुनकर लिखनी है। तो अब हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति के बारे में बोला है तो बदलू, बेलन, मचिया, ये उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। जातिवाचक में आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि और व्यथा। प्रश्न नंबर 3, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त अर्थात समय को बखत, उम्र, वय या आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर में दिया है इंसान। इंसान को क्या बोलते हैं? मनुष्य। रंज दुख, गम मायूसी, जिंदगी जीवन, औलाद संतान। ये था हमारा आज का वीडियो।
लाख की चूड़ियाँ के प्रश्नोत्तर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।